तो ये 3-4 बंदे जो हैं ये पार्ट ऑफ द क्वालिटी कमेटी हैं। इनके डिसीजन पे नॉन कन्फर्मिंग गुड्स भी जो है वो अगर परसेंटेज के हिसाब से माइनर परसेंटेज है तो हो जा सकती है। ये वो बंदे हैं जो डिसीजन लेने के पाबंद हैं। क्वालिटी कमेटी जो है अगर इनकी कोर्ट में बॉल आई तो वो डिसीजन लेने के पाबंद है, मगर इसमें क्वालिटी हेड की रजामंदी लाजमी है। क्वालिटी हेड जब तक नहीं होगा तो कोई प्रोडक्ट नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट आप किसी कस्टमर को बेच नहीं सकते या नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट अपनी प्रोडक्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते अनटिल अनलेस की क्वालिटी कमेटी का बंदा आपके पास इन्वॉल्व हो डिसीजन के अंदर। स्टेप 4 जो है वो डिस्पोजिशन है। डिस्पोजिशन है, अगर नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट है और रिजेक्ट कर दी गई तो उसको डिस्पोजिशन कैसे करना है, डिस्पोज कैसे करना है। इन्वेस्टिगेशन एंड करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन विल बी टेकन बाय द क्वालिटी कमेटी फॉर कंडीशन ऑफ डिसीजन। अब डिस्पोजिशन करनी है, उसको यूज एज इट करना है, जो भी करना है वो क्वालिटी कमेटी आपको बता देगी यार इसको हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड स्टेप जो है इसके बाद क्लोज आउट का स्टेप है। जब करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन हो जाएगा, करेक्टिव एक्शन हो जाएगा और प्रिवेंटिव एक्शन हो जाएगा तो वो जो आपने उस पर स्टेप्स लिए होंगे यार हमने ये काम करने वो इम्प्लीमेंट हो गए तो उनको हमने देखना है और फिर उनके रिजल्ट्स देखने हैं। कि मिसाल के तौर पे एक अकरस हो रही थी आपके पास एक फॉल्ट की और आपने उस पर करेक्टिव एक्शन लिया और फिर प्रिवेंटिव एक्शन किया। करेक्टिव एक्शन ये किया कि आपने उसको रुकवाया और सही करवा दिया। मशीन्स का मसला था, एक फॉल्ट आपके पास आया था, ब्रोकन स्टिच आया आपके पास, तो आपने मशीन रुकवाने के बाद सही कराया, उसको सही कराने के बाद आपने अपना काम किया उस पर और आपने फिर मटेरियल को वो किया, इवेल्युएट किया कि आया कि मटेरियल जो है स्टैंडर्डाइज है, तो फिर ये आपने प्रिवेंशन की उसके अंदर कि दोबारा वो फॉल्ट हमारे पास ना आ सके। यानी कि आपने धागे पे काम किया, आपने धागे की क्वालिटी की चेक किया, वो सप्लायर चेक किया कि किस सप्लायर से आ रहा है, वो स्टैंडर्ड सप्लायर है नहीं है, स्टैंडर्डाइज सप्लायर है नहीं है। तो ये चीज़ें आपने देखने के बाद प्रिवेंशन कर दी और वो प्रॉब्लम आपके पास से बिल्कुल रिमूव हो गया। तो ये आपका स्टेप जो है कंप्लीट हो गया आपका क्लोज आउट का। जब ये हो गई और वो करंस दोबारा नहीं हुई इस फॉल्ट की तो आपका ये CPA जो है आपका क्लोज आउट हो गया। फिर आपने क्या करना है, वो जो CPA क्लोज आउट हुआ है, जो आपका जो भी फॉर्मेट है, जिस किस्म का भी फॉर्मेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन के लिए, उसे अपने पास रिकॉर्ड में रखना है और उसकी रिकॉर्ड कीपिंग करनी है ताकि आपको जब भी कोई ऑडिट फेस करना पड़े और आपसे सवाल हो कि आपने किन किन केसेस के अंदर जो है वो CPA या करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन लिए हैं तो वो आप हमें दिखाएं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी। तो आप उसको रिकॉर्ड कीपिंग करके रखेंगे तो आप आसानी से दिखा सकेंगे किसी भी ऑडिटर को और वो आपका रिकॉर्ड भी रहेगा और आपके काम भी आएगा इंशाल्लाह। और उसमें ऑडिट में भी काम आएगा, एक्सटर्नल ऑडिट में भी काम आएगा और जो हमारे ISO के ऑडिट होते हैं उसमें भी आपको वो काम आएगा। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन थी करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन की जो मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई और आपको बताया मैंने। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी वीडियो ये भी। करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन रिक्वेस्ट या फॉर्म जो है वो यह तरीक़ेकार जो है जो मैंने बताया अभी आपको समझ में आ जाएगा आपके। अगर कोई क्वेश्चन हो, आपको समझ में कन्फ्यूजन हो गई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।